इस रिवर्थ एंड रिवेंज की कहानी में हमें एक कार एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कहानी की हीरोइन एंजिया अपने मॉम डैड के साथ बुरे तरीके से इस कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देती है। इन तीनों को ही सोल्स इस सारी चीज़ों को देख रहे थे। कुछ दिनों बाद इनके सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। एंजिया ने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया था, जो कुछ उससे बन पाता। उसने यही उम्मीद किया था कि कम से कम उनके फ्यूनरल पर तो उसके फैमिली के सारे लोग आएंगे। लेकिन शौक तो उन्हें तब लगता है जब सिर्फ एंजिया का फियांसे हुओ और उसकी एडॉप्टेड सिस्टर जीजी वहाँ पर आए हुए थे और घर के सारे लोग पार्टी कर रहे थे। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था एंजिया और उसके मॉम डैड के डेथ से। और तब एंजिया को ये शॉकिंग न्यूज़ मिलता है कि उसका फियांसे हुओ कितने टाइम से उसे उसी के एडॉप्टेड सिस्टर जीजी के साथ मिल करके धोखा दे रहा था। अब सारी प्रॉपर्टी उनकी हो गई है, तो उनकी लाइफ मज़े में बीतने वाली है। ये बात एंजिया को पता चलता है तो उसे बहुत रिग्रेट होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है रोहन की, जो कि कहानी का मेन लीड होने के साथ साथ एंजिया का मॉर्टल एनिमी भी था। एंजिया तभी देख करके चौंक जाती है कि उसकी मौत पर जिसे वो अपना दुश्मन मानती थी, सिर्फ और सिर्फ वही असल में आंसू बहाने के लिए आया हुआ है। यानी कि वो अपनी लाइफ में कितना गलत थी, उसे अपने बात का एहसास हो चुका था। वो खुद में सोचती है, अगर उसे दोबारा ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो वो रोहन को कभी हर्ट नहीं करेगी और इन दोनों से बदला लेगी। तभी भगवान उसकी बात सुन लेते हैं और एंजिया को रिबर्थ लेकर के उस टाइम भेज देते हैं जब उसके और हुओ की शादी होने में 1 महीना बाकी था। जैसे ही वो ऐसा देखती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। सिर्फ एंजिया ही नहीं, एंजिया के साथ साथ उसके मॉम डैड भी रिबर्थ लेकर के आए हुए थे। एंजिया वहाँ से निकल करके घर पहुँचती है, जहाँ पर कि हुओ और जीजी सोफे पे बैठ करके हॉल में रोमांस कर रहे थे। उसे देखती ही दोनों अलग हो जाते हैं और जीजी बहाना कर लेती है कि वो लोग एंजिया के ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। एंजिया गुस्से में यहाँ पर जीजी को थप्पड़ मार देती है। हुओ जीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है और एंजिया को कहता है वो ऐसा वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रही है। अगर वो ऐसा करेगी तो अगले कुछ दिनों में जो उसकी शादी होने वाली है वो शादी को कैंसिल कर देगा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि एंजिया फैमिली के लिए इतना सब कुछ करती है, चाहे जो भी हो जाए वो ये शादी कभी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि ये एक बिजनेस मैरिज था और इससे दोनों ही फैमिली को बहुत फ़ायदा होने वाला था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एंजिया कहती है, हाँ तो ठीक है, तोड़ दो शादी, वैसे भी मुझे एक चीटर से शादी करने का कोई शौक़ नहीं है। जीजी कहती है, नहीं नहीं, मैं और वो बिल्कुल इनोसेंट हो, तुम कुछ गलत समझ रही हो, मेरे वो के बीच कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है। वो उसे कहता है कि अगर ये शादी टूटी तो तुम्हारी फैमिली को बहुत लॉस होगा। एंजिया का कहना था, हाँ तो फिर ठीक है ना, मेरी फैमिली को लॉस होगा ना, जितना भी लॉस होगा मैं सारे खर्चे उठा लूँगी। तभी एंजिया के ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, जो कि लड़का और लड़की में भेदभाव किया करते थे। वो हमेशा ही अपने पोते को मानते थे, यानी कि उसके अंकल आंटी का जो बेटा पैदा हुआ था उसे। और पिछले जन्म में एंजिया के भी हिस्से के शेयर्स उससे छीन करके ज़बरदस्ती उसके कजन ब्रदर को दे दिया गया था। अब वो लोग यहाँ आते ही जीजी उसे कंप्लेन करने लगती है और कहने लगती है कि देखिए ना, ये लोग ऐसा ऐसा बिहेव कर रही है एंजिया। वो लोग एंजिया पर गुस्सा करते हुए हुओ से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसके अंकल आंटी भी आ जाते हैं। साथ ही में एंजिया के माँ बाप भी आ जाते हैं। अब पिछले जन्म में तो एंजिया के माँ बाप हर बात पर जीजी का सपोर्ट किया करते थे, ताकि उसे ये ना लगे कि उसे अडॉप्ट किया गया है तो घर पर उसे कम प्यार मिलता है। लेकिन यहाँ पर जीजी जैसे ही एंजिया के माँ बाप से कंप्लेन करने के लिए जाती है, उसके माँ बाप एंजिया का सपोर्ट करते हैं। अब जीजी भी चौंक जाती है, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था। ग्रैंड पेरेंट्स एंजिया के माँ बाप पर गुस्सा करते हैं। उसके अंकल आंटी यहाँ पर आकर के कहते हैं, अगर एंजिया ने हुओ से माफ़ी नहीं मांगी तो वो सच में शादी तोड़ देगा और हमारी फैमिली को बहुत लॉस होगा। एंजिया कहती है, तो मैं क्या करूं? क्या आप किसी चीटर को बर्दाश्त कर लेते? नहीं ना। वो कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी बेइज्जती नहीं सहूँगा। अगर एंजिया मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं ये इंगेजमेंट तोड़ दूँगा। एंजिया कहती है, तुम क्या इंगेजमेंट तोड़ोगे? मैं ये इंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, जाओ जो भी होगा कर लेना, जितने भी लॉसेज होंगे मैं सब कुछ झेल लूँगी। उसके पेरेंट यहाँ पर एंजिया के सपोर्ट में थे और वो लोग उसे अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने बोलते हैं।
कमरे में जाकर के एंजिया अपने माँ बाप से बात करते हुए कहती है कि आप लोग भी रीबर्थ लेकर के आए हुए हैं। एंजिया के माँ बाप हाँ कहते हुए एंजिया से पिछले जन्म में बुरा व्यवहार करने के लिए माफ़ी मांगते हैं। एंजिया उन्हें माफ़ कर देती है और कहती है इस जन्म में हम उन सारे लोगों से बदला लेंगे जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है। रात में जब वो अपने कमरे में थी तो उसे रूहान की याद आती है। रूहान पिछली बार उसके मरने पर आया था। वो जानती थी कि वो उसे पसंद करता है। दैट्स वाई वो नाइट ड्रेस में उसे अपनी पिक्चर क्लिक करके सेंड करती है। उस समय रूहान अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसका सेक्रेटरी को प्रोजेक्ट दिखा रहा था। तभी रूहान को मैसेज आता और मैसेज में एंजिया का पिक्चर था। वो अपने सेक्रेटरी को साइड होने के लिए बोलता है। फिर एंजिया को मैसेज करके पूछता है ये क्या था। एंजिया उसे कह रही है मेरा पिक्चर था और मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ। तुम्हारा काम कब ख़त्म होगा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ कल। रूहान सोचता है कि ज़रूर ही इसका कोई ऑल्टेरियर मोटिव होगा, क्योंकि एंजिया और रूहान तो एक तरीके से बिजनेस में एनिमी ही हुआ करते हैं। भला एंजिया रूहान के पास क्यों ही आना चाहेगी, लेकिन वो उसे पसंद करता था तो वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह घर वालों को घर का खाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि अब तक एंजिया के मॉम और एंजिया मिल करके सारे घर के लोगों का फूड बनाया करते थे। उसके मॉम डैड बिजनेस ट्रिप पर निकल गए हैं और एंजिया यहाँ पर बाहर जा रही है। वो लोग एंजिया से कहते हैं ऐसे कपड़े पहन करके कहाँ जा रही हो। एंजिया कहती है चुपचाप खाने पे ध्यान दे लो, ये मेरी ज़िंदगी और मर्जी मेरी है। बिना काम किए मेरे मॉम डैड को फ़ोन मत करना, वो लोग बाहर निकले हुए हैं। जीजी को ये लगने लगता है कि एंजिया ज़रूर ही वो से माफ़ी मांगने गई होगी, लेकिन एंजिया तो सीधे रूहान की कंपनी पहुंच जाती है। रूहान कहता है हमें 6 बजे मिलना था, तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो। अभी तो 5 ही बजे। एंजिया कहती है तुम अपना काम कर लो, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी। वो वहीं सामने बैठ करके उसका काम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। रूहान अपने सेक्रेटरी को कहता है कि आज तुम पहले ही घर जा सकते हो। रूहान का सेक्रेटरी खुश होकर के मस्ती करने के लिए बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद रूहान काम ख़त्म करने के बाद एंजिया को देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो सो रही है। वो उसे जैकेट ऑफ़र करने के लिए जा ही रहा था, तभी एंजिया की नींद खुल जाती है। वो बहाना करने लगता है और कहता है कि चलो अब जग गई हो तो तुम्हें जो भी काम है जल्दी बोलो। वो कहती है चलो डिनर करने के लिए चलते हैं, लेकिन उसे चक्कर आ रहा था। रूहान उसकी फ़िक्र कर रहा था तो वो बोलती है कि बस लो शुगर हो गया है तो मुझे चॉकलेट ऑफ़र कर दो। तो वो उसे चॉकलेट खिलाता है एंड आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे। रूहान तो ये दिखा रहा था कि वो एंजिया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन एंजिया जानती थी कि खुद को उसको दुश्मन मानने की वजह से वो उससे अभी थोड़ा दूर दूर है। इतनी आसानी से वो मानने वाला नहीं है कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल करके एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर कि रूहान अभी फिगर आउट कर रहा था कि एंजिया आखिरकार उससे मिलने के लिए क्यों आई। वो एंजिया से टू द पॉइंट आकर के पूछता है कि आखिरकार उससे क्या चाहिए। एंजिया उसके पास जाती है, उसके लैब में बैठती है और कहती है मुझे तो बस तुम ही चाहिए थे और कुछ नहीं। लेकिन रूहान जानता था कि एंजिया ज़रूर ही ये सब कुछ ड्रामा कर रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो उसे पसंद करे। तभी वहाँ से हुआ गुजर रहा था और वो ये चीज़ देख करके उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो कहती है मैंने किया ही क्या है, मैंने कल ही तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ ली है, तो फिर इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है कि अगर तुम नहीं बदली तो भूल जाना कि मैं तुमसे शादी भी करने वाला हूँ, और इतना ही नहीं तुम पछताओगी, क्योंकि इससे हमारे बिज़नेस को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो वो इस बात पर हंसने लगती है और कहती है देख भाई चाहे जो भी कह ले, अब मैंने वैसे भी तुमसे रिलेशन तोड़ ही लिया है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने सेक्रेटरी को मैसेज करती है हो कि चीटिंग को पकड़ने के लिए और उसे वीडियो भेजने के लिए। रूहान हुओ को यहाँ देख करके आया हुआ जेलस फील करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि एंजिया उसका इस्तेमाल कर रही है। रूहान एंजिया को घर छोड़ने के लिए जाता है। वो उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए सच में सिंसियर हूँ, मुझे एहसास हो गया कौन मेरा अपना है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हें इस बात का भरोसा दिला करके रहूँगी। रूहान के एनजीओ को घर छोड़ करके जाने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और जिस 2 प्रोजेक्ट के लिए एंजिया उसके पास आ सकती थी वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए बोलता है। इधर एंजिया घर पहुंचती है, उसके पेरेंट के अलावा वहाँ पर सारे ही उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। आते ही एंजिया पर टूट पड़ते उसका कजन ब्रदर उसके और रूहान की पिक्चर दिखाते हुए कह रहा था कि तुमने वो को धोखा दिया है।
एंजी हंसते हुए कहती है, पहली बात कि हम सब बैठ करके खाना खा रहे हैं, दूसरी बात खुद एक चूटर के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, और तीसरी बात मैंने सीरियसली हो से अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया है, इसके बाद मैं किसी के साथ भी रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है। उसके ग्रैंड पेरेंट उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे थे, तो एंजिया का कहना था, ठीक है मैं हुआ से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, आपको अपने हिस्से के शेयर्स मुझे देने होंगे, ना कि मेरे भाई को। वो लोग ये सुन करके उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं कि लड़की हो हद में रहो, कंपनी के शेयर्स तो तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। तो एंजिया भी कहती है, तो मैं भी हो से शादी नहीं करने वाली हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि एंजिया के पर निकल आए हैं। दूसरी तरफ रुआन एंजिया को उसकी इयरिंग की फ़ोटो भेजते हुए कहता है, तुम्हारी इयरिंग मेरे पास ही रह गई है, मैं किसी से भिजवा दूंगा। लेकिन एंजिया उसे कहती है, नहीं नहीं, ये इयरिंग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम ना वहाँ पर इसे संभाल करके रखना। अगली सुबह यहाँ पर हो के मॉम डैड हो को लेकर के आ जाते हैं। उन्हें पता था कि अगर एंजिया के साथ शादी टूटी तो उनकी कंपनी बैंकरप्ट होना तय है। वैसे भी कंपनी बहुत बुरे कंडीशन में चल रहा है। वो लोग हो को समझा बुझा करके एंजिया के पास लेकर के आते हैं। एंजिया सब कुछ अच्छे तरीके से जानती थी। वो एंजिया से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। एंजिया उसे माफ़ करने की एक्टिंग कर देती है, लेकिन वो शादी वाले दिन हो और जीजी का चीटिंग का पोल खोलने वाली थी। ये बात हो को कोई आइडिया नहीं था, और यहाँ पर वो सोचता है चलो एंजिया वापस से शादी करने के लिए मान तो गई। एंजिया के सेक्रेटरी से मैसेज करती है, उसे उसके और जीजी के चीटिंग के बारे में काफ़ी सारे प्रूफ्स मिल चुके हैं। एंजिया उन्हें वो वीडियोस भेजने के लिए बोलती है। वहाँ से निकल करके एंजिया रुआन से मिलने के लिए चली जाती है। रुआन उसे कहता है कि मेरे लिए हानि ट्रैप बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम 2 डॉक्यूमेंट्स के लिए आई हुई हो। एंजिया हंसते हुए कहती है, नहीं मैं इन 2 डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं आई हुई हूँ, मुझे सच में तुम्हारे साथ रहना है। आई नो तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं हो रहा है। रुआन से कहता है, लेकिन तुम तो हो से शादी कर रही हो। एंजिया हंसते हुए कहती है, क्यों तुम्हें जेलसी हो रहा है, मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। रुआन ऑब्वियसली उसकी बात नहीं मानता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसकी और एंजिया की शादी के सारे प्रिपरेशन बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे थे, कोई भी रुकने टुकने का नाम नहीं ले रहा था। एंजिया उसे कहती है, मुझे सिर्फ कुछ दिनों का वक्त तुम दे दो, मैं यहाँ पर तुम्हें भरोसा दिला दूंगी, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है। ये कह के वो वहाँ से ही चली जाती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और कहता है कि एक चैरिटी गाला का इनविटेशन उसे मिला है। वैसे तो रोहान पहले ऐसे चीज़ों में नहीं जाया करता था, लेकिन उसे पता था कि इस इनविटेशन में एंजिया भी जाने वाली है, तो वो जाने का डिसाइड करता है। एंजिया को हुआ ने कॉल किया था और उसे चैरिटी ऑक्शन पार्टी में बुलाया हुआ था। एंजिया जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि अब उसे उससे पैसे जो ऐडने थे। इधर हुओ के मॉम डैड ने हुओ को एंजिया को लव ड्रग देने के लिए बोला था, ताकि वो उसके साथ रिलेशन बना सके और एंजिया को मजबूरी में हुओ से शादी करना पड़े। आफ्टर दैट हमें उस ऑप्शन का सीन दिखाया जाता है। वो पूरे रिपोर्टर्स को बता रहा था वो और एंजिया दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। रिपोर्टर्स के आने का फ़ायदा उठाते हुए एंजिया पे कह देती हाँ, और उसी वजह से वो मेरे लिए रूबी के नेकलेस बाई करने के लिए आया हुआ है। ये प्लान हुआ का था नहीं, लेकिन रिपोर्टर्स के सामने बात आने पर वो मना कैसे कर सकता था। वो बाद में एंजिया पर गुस्सा करने लगता है। एंजिया कहती है, मुझसे शादी करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते। वो के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आफ्टर दैट वो रोहन को ढूंढते हुए जेंट्स टॉयलेट में चली जाती है। वो कहता है, वो यहाँ क्या कर रही है। एंजिया कहती है, मैं तुमसे एक फेवर लेने के लिए आई हुई हूँ। असल में वो मेरे लिए नेकलेस बाई करने वाला है, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा कर दो। वैसे तो रोहन मना कर रहा था, लेकिन वो बाथरूम से निकल करके हुओ को अपनी फैमिली से बात करते हुए सुनता है, जहाँ पर कि वो लोग कहते हैं कि तुमने एंजिया को नेकलेस देने के लिए क्यों कहा। हुओ का कहना था, डोंट वरी डैड, मैं उसे कहीं ज़्यादा पैसे उससे निकलवा लूँगा। तब जाकर के रोहन एंजिया की बात मान जाता है कि ठीक है, वो नेकलेस के प्राइस बढ़ा देगा। आफ्टर दैट एंजिया बाहर जाती है, जहाँ पर कि एंजिया के कहने पर ऑलरेडी वो जैसे ही उसके लिए वो नेकलेस बाय करने का कोशिश करता है, तो रोहन यहाँ पर उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर देता है। और प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एट द एंड वो बैकआउट कर जाता है, और को वो नेकलेस 200 मिलियन में एंजिया के लिए बाय करना पड़ता है रिपोर्टर्स के सामने। तो खूब कूल होकर के वो बता रहा था उसे, लेकिन उसे पता था बाद में तो उसे डांट सुनना ही है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर वो एंजिया को ड्रिंक ऑफर करता है। ये वही ड्रिंक था जिसमें कि लव पोशन मिला हुआ था, बट स्टिल एंजिया उसे पी लेती है। पीने के
बाद वो बहुत ज़्यादा ही नशा होने की एक्टिंग करती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ही चक्कर आने लगते हैं और वो रुआन को कॉल करके ये सारी बातें बता देती है। ये मैसेज आते ही रुआन तुरंत एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। वो उसे कार में लेकर के जाता है ताकि वो एंजिया को एंटीडोट दे सके और डॉक्टर से चेकअप करा सके, लेकिन एंजिया रुआन के साथ रोमांस करने के इरादे में थी। शुरुआत में तो रुआन रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन एंजिया उसे कहती है कि अगर तुम रोमांस नहीं कर सकते हो तो ही मुझे हॉस्पिटल लेकर के जाना। तो फिर वो वहीं पर एंजिया के साथ इंटीमेट होता है। वैसे भी वो एंजिया से प्यार करता था। वो सोचता है चाहे वो जिस भी मोटिव के लिए उसके पास आ रही है, वो उसके सारे मोटिव को पूरा करने के लिए तैयार है। अगली मॉर्निंग एंजिया जगती है। वो रुआन से पूछती है तुमने हुआ का क्या किया। रुआन ने रात में अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए बोल दिया था। वो कहता है तुम्हें जब पता था कि इसमें लव पोशन मिलाया हुआ है तो फिर तुमने वो क्यों पिया था। एंजिया कहती है क्योंकि मैं इसे बाद में सबूत बना करके इस्तेमाल कर सकूं। वो उस वेट्रेस को पकड़ लेती है और उसके खिलाफ सबूत भी जमा कर लेती है। रुआन एंजियो को हो के बारे में पूछने पर बोलता है कि वो जहाँ बिलोंग करता है मैंने उसे वहीं छोड़ दिया है। तभी वहाँ पर उसे हो का कॉल आता है। वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि वो किधर है और रात में कहाँ चली गई थी। एंजियो कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई वो हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए गई हुई थी। हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं हुआ की सुबह आँख खुलती है। वो कचरे के डब्बे में था। उसे समझ नहीं आता किसने उसे यहाँ छोड़ा है। वो तुरंत ही जीजी को कॉल करके उसे यहाँ पर रिसीव करने के लिए बुलाता है। वो भी उसकी बॉडी से आ रही बदबू से उससे दूरी ही बना करके उसे वहाँ से लेकर के जाती है। जैसे ही उठ कर के रोहन फ्रेशन अप होने के लिए जाता है, एंजियो को उसके डैड का कॉल आता है। एंजियो को अर्जेंटली वहाँ से निकलना था। वो जाने से पहले रोहन के लिए एक जब रोहन बाहर आता है तो उसे एंजिया का लिखा हुआ ये नोट मिलता है। वो उसे संभाल कर रख लेता है। इधर एंजिया घर जाती है। अपने मॉम डैड को कहती है हमें अपने अंकल से अपनी कंपनी अलग कर लेनी होगी ताकि यहाँ पर हम अपना फ़ायदा कमा सके। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान वो लोग तो वही सोच रहे थे कि इन दोनों की बस शादी हो जाए फिर तो हमारे मज़े ही मज़े हैं। एंजिया ने इनको इनके औकात दिखाने के बारे में सोचा था। अगले कुछ दिनों में ग्रैंडफादर का बर्थडे आता था। हर साल एंजिया की पूरी फैमिली मिल करके उनका बर्थडे काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती थी, लेकिन इस बार ना तो एंजिया और ना ही उसके पेरेंट ग्रैंडफादर के बर्थडे का कोई इंतज़ाम करते हैं। और बाकी उसका दूसरा बेटा तो कितना नालायक है ये अब उन्हें पता चलने ही वाला था। वो लोग भी उसके लिए कुछ खास नहीं करते हैं। बर्थडे वाले दिन ग्रैंडफादर होटल बुक करके गेस्ट के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन कोई आता ही नहीं है क्योंकि जितने भी लोग इनसे रिश्ता जोड़े हुए थे वो सब कुछ तो एंजिया की फैमिली के वजह से था। एंजिया भी उनका बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं जाती है। वो अपने मॉम डैड को लेकर के अपनी नई कंपनी रजिस्टर कराने के लिए चली जाती है। आफ्टर दैट वो रुआन से मिलती है। उसे अपने नई ऑफिस का कार्ड देते हुए कहती है मुझे तुम्हारी असल में अब हेल्प चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे एक दूर के अंकल हैं जो कि एआई पर वर्क कर रहे हैं और मुझे उनकी तरफ से अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए क्योंकि मेरी कंपनी नहीं है। रोहन बिना कुछ पूछे तुरंत ही उस इंसान को कॉल करता है और एंजिया का रेफरेंस देते हुए उसे रात में डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। वो इंसान तुरंत ही मान जाता है। उस इंसान के साथ एनी नाम की एक गर्ल भी आई हुई थी जो कि रोहन को पसंद करती थी। वो उस आदमी की बेटी थी। यहाँ पर आते ही वो एंजिया के बारे में पूछने लगती है कि एंजिया रोहन की गर्लफ्रेंड है। रोहन मना कर देता है। आफ्टर दैट वो लोग यहाँ पर खाना वाना खाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं और उस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो रोहन का अंकल एंजिया को प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। इस चक्कर में एंजिया काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। थोड़ा सा काम डाउन होने के लिए वॉशरूम जाती है। तभी उसके पीछे एनी जाती है उसे बताने के लिए वो रोहन बहुत ही क्लोज है। एंजिया हंसते हुए कहती ओह मुझे तो नहीं दिखता है, आज वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता अगर वो इतना ही क्लोज होता तो, बट अफसोस देखो वो मुझे तुम्हारे डैड के सामने रेफरेंस दे रहा है। बाकी तो तुम समझदार हो, मुझे तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। एनी को इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है।
रास्ते में एंजिया यहाँ पे थोड़ी ड्रंक थी। वह रोहन को अपनी शादी का कार्ड देते हुए उसे अपनी शादी में आने के लिए कहती है। रोहन कहता है कि वह नहीं आने वाला है, वो थोड़ा ज़्यादा ही अब उसके साथ कर रही है। एंजिया उसे कहती है तुम्हारा आना ज़रूरी है, अगर तुम नहीं आओगे तो मेरी शादी कंप्लीट कैसे होगी। तभी वो एंजिया को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। रोहन कार के अंदर एंजिया को किस करने लगता है। एंजिया उसे रोकते हुए कहती है मैं भी बेवजह का तमाशा नहीं चाहती हूँ, सिर्फ शादी वाले दिन तक का इंतज़ार कर लो। और रोहन को ऐसा लगता है कि वो हुआ से ही शादी करने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वो तभी उससे इतना प्यार करता था कि वो फिर भी ये जानने के बाद भी कि वो हुआ से शादी कर रही है, वो उसकी मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार था। एंजिया कार से उतरती है। हुआ के बाद को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। एज यूजुअल घर के लोग उसे चार बातें सुनाते हैं। एंजिया उसे पहले की तरह ही इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है। अगला दिन आता है जहाँ पर कि एंजिया और हुओ की शादी होने वाली थी। आज भी हुओ और जीजी दोनों इंटीमेट होकर के आए हुए थे। एंजिया इन बातों को इग्नोर करती है और सोचती है इस प्रेमी जोड़े को तो सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं इनके पोल खुलने में। फाइनली शादी के वेन्यू पर दूल्हा दुल्हन स्टेज पर जाते हैं। एंजिया सिर्फ रोहन के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही रोहन यहाँ पर आता है एंजिया बड़ी स्क्रीन पर हुओ और जीजी के इंटीमेट होने वाली वीडियो को प्ले कर देता है। ये बात किसी को पता नहीं था। हुओ और जीजी झूठ बोलने लगते हैं कि वो दोनों काफ़ी ड्रंक थे और हुओ ने जीजी को एंजिया समझ लिया था। एंजिया कहती चलो ठीक है, ये तो एक बार की गलती हुई, आज के बारे में क्या कहोगे, आज तो हमारी शादी थी ना, आज तो तुम दोनों में से कोई ड्रंक नहीं हो, लेकिन मुझे लेने आने से पहले तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, अब क्या कहना चाहोगे। हुओ के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। एंजिया यहाँ पर हुओ से अपने रिश्ते को तोड़ देती है। ग्रैंडफादर एंजिया को रोक रहे थे, फैमिली की याद दिलाते हुए और कंपनी की याद दिलाते हुए वो शादी कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। एंजिया हंसते हुए कहती है मैं तो किसी हालत में हुओ से शादी नहीं करने वाली। रोहन समझ जाता है कि एंजिया क्यों ही उसे शादी में बुला रही थी। स्टेज पर जाता है, एंजिया को प्रोटेक्ट करता है। एंजिया यहाँ पर क्लियर करती है अब ना तो उनकी कंपनी हुओ की कंपनी के साथ डील कर रही है और ना ही उनका हुओ से अब कोई रिलेशन है। उसके मॉम डैड भी एंजिया को सपोर्ट करते हैं और रोहन उन्हें वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में तो वो लोग रोहन की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे और रोहन मस्त ब्लश कर रहा था क्योंकि भाई अब होने वाले सास ससुर रोहन की बड़ाई कर रहे हैं। उसके मॉम डैड उन दोनों को अकेले छोड़ करके अपने घर निकल जाते हैं। एंजिया रोहन से कहती है मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारी बातों को, अब तो मेरे पेरेंट भी तुम्हें हाँ कह चुके हैं। रोहन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। एंजिया तो जानती ही थी कि रोहन इसीलिए खुश हो रहा है। वो आगे बढ़ के रोहन को किस कर लेती है। रोहन एंजिया को हक कर लेता है मानो वो उसे खोना नहीं चाहता था। यहाँ पर एंजिया कहती है डोंट वरी, अब जब मैं एक बार खुद तुम्हारे लाइफ में आई हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाली हूँ। रोहन को अभी डर था कि एंजिया उसे छोड़ करके जा सकती है, बट वो फिर भी एंजिया का हर एंगल में सपोर्ट करने के लिए तैयार था। इसके बाद एंजिया यहाँ पर घर जाती है तो हुओ और जीजी अलग ही तमाशा करके रखे हुए थे। उसके पेरेंट हुओ को अच्छा खासा डांट लगा रहे थे और कह रहे थे कि वो जीजी के साथ अफेयर कैसे कर सकता है, तुम्हें पता है कि जीजी किसी काम की नहीं है। एंजिया उसे प्रॉफिट दिला सकती थी। एंजिया वहाँ पर जाती है, हुओ अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। एंजिया हंसते हुए कहती है अफसोस, इस जन्म में तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। रोहन एंजिया के पीछे पीछे आ जाता है। उसे पता था कि एंजिया के लिए घर में पंगे हो सकते थे, इसी वजह से वह एंजिया का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अपना और एंजिया का रिलेशनशिप कंफर्म करने के लिए वो फैमिली के सामने ही एंजिया को किस कर लेता है और कहता है कि हाँ वो एंजिया से आगे चल करके शादी करने का प्लान कर रहा। वो कि फैमिली परेशान हो जाती है क्योंकि एंजिया की शादी अगर किसी और से हुई तो फिर तो उनकी कंपनी बैंकरप्ट होना फाइनल ही है। अब रोहन यहाँ पर बहाना कर देता है कि एंजिया का कुछ सामान उसकी कार में छूट गया था, बस वही वो उसे लौटाने के लिए आया था। हो चाहे एंजिया से कितनी भी माफ़ी मांग ले उसे माफ़ नहीं करने वाला था। इधर उनकी जाती ही हो और जीजी आपस में लड़ने लगते हैं कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। जीजी भी यहाँ से ब्रेकअप कर लेती है हुआ से क्योंकि वैसे भी अब तो वो बैंकरप्ट हो चुका है, तब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है उसके साथ रहने का। हुओ को अब अपनी असली औकात पता चल रही थी। तभी उसे वहाँ पर एनी का कॉल आता है। वो और हुओ वहाँ से दोनों साथ मिल करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दो दुश्मन जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। एंजिया अपने घर जाती है तो जीजी यहाँ पर उससे माफ़ी मांग रही थी
उसकी फैमिली से माफ़ी मांग रही थी। अब यहाँ पर ना तो वो लोग उसको माफ़ करने वाले थे और ना ही एंजिया। इनफैक्ट वो लोग जीजी को घर से निकाल देते हैं। गुस्सा होकर के जीजी एंजिया पर नाइफ से अटैक करने वाली थी, तभी रोहन बीच में आ जाता है और वो एंजिया को सेव कर लेता है। अब ये क्राइम करने के चक्कर में जीजी को जेल भेज दिया जाता है। एंजिया रोहन की फिक्र करते हुए उसे हॉस्पिटल फोर्स डेड कराने के लिए लेकर के जहाँ पर कि वो उसे किस करके अपना प्यार जाहिर करती है। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर रोहन को कहती है कि वो दोबारा ऐसे खतरनाक काम नहीं करेगा, जब भी मुश्किल हो तो वो अपनी जान बचाएगा। इसके बाद कुछ दिनों बाद हम लोग कंपनी का वही इंपॉर्टेंट मीटिंग वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सारे ही एनी के डैड के आने का वेट कर रहे थे। अब हो को तो लगा था कि एनी के साथ वो मिलके काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके डैड उसके लिए वो प्रोजेक्ट देने वाले हैं, जिसकी वजह से कंपनी की उसकी हालत सुधर जाएगी। लेकिन जल्दी ही उसे अपनी औकात पता चल जाता है। प्लान के हिसाब से एनी के डैड वो प्रोजेक्ट एंजिया को दे देते हैं। अब हो का मुंह बन जाता है। उतना ही नहीं, रोहन ने पुलिस भी बुला लिया था। हो और एनी ने मिल करके जो उनकी कंपनी में फ्रॉड किया था, इस वजह से उन दोनों को भी जेल भेज दिया जाता है। एनी अपने डैड से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन उसके फादर अपनी बेटी तक को माफ़ नहीं करते हैं और उसकी गलती के लिए उसे पनिशमेंट दिलवाते हैं। अब एंजिया के लाइफ से मोस्टली सारी चीज़ें सॉल्व भी हो चुकी थी, बस उसे अपने और रोहन के बीच की चीज़ें ठीक करनी थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन के पेरेंट रोहन की बढ़ती उम्र को लेकर काफ़ी परेशान थे। उनका बेटा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बना रहा है। तभी रोहन एंजिया को सीधे घर लेकर के आ जाता है। अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड, एंजिया मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं जल्दी ही उससे शादी करने का प्लान बना रहा हूँ। उससे मिलकर के उसके मॉम डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि फाइनली उनका बेटा गे नहीं है, वो एक स्ट्रेट है और वो एक लड़की से प्यार करता है। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रोहन एंजिया को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। रास्ते में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि एंजिया को नहीं पता था कि रोहन सीरियसली उससे जल्दी ही शादी करने का प्लान कर रहा है, लेकिन घर पर उसके लिए एक नई मुसीबत इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचती है, जहाँ पर कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट थे वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए एंजिया को कंपनी संभालने के लिए बोलते हैं, लेकिन एंजिया साफ तौर से मना कर देती है। उसने पहले ही कहा था, अगर ग्रैंडफादर ने अपने हिस्से के शेयर्स उसके नाम नहीं किए, भाई को दे दिए, तो कंपनी वो संभालेगा। मैंने तो अपने खर्चे चलाने के लिए अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर ली है और वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो मैं किसी हालत में आपकी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। इस बात से गुस्सा होकर के ग्रैंडफादर ऑनलाइन आकर के बकवास करना स्टार्ट कर देते हैं। किस तरीके से एंजिया अब उसके फैमिली को छोड़ चुकी है और वो उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है। अब इस बूढ़े इंसान को ऑनलाइन आकर के रोना धोना करते देख करके तो पब्लिक उसी का साथ दे रही थी। जब ये वीडियो एंजिया तक पहुंचती है तो वो जानती है कि इस बुढ़ऊ की अकल ठिकाने कैसे लानी है। हालांकि रोहन को इस बात की थोड़ी फिक्र हो रही थी, लेकिन एंजिया उसे कहती है, मेरे पास सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ऐसा ग्रैंडफादर तो इस बात से खुश हो रहे थे कि अब तो एंजिया को उनकी बात माननी पड़ेगी। तभी उन्हें पता चलता है कि एंजिया और उनके पोते दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब उनसे फिरौती की रकम मांगी जाती है। वो बुढ़ऊ पैसे लेके वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें पूछा जाता है कि वह एंजिया और अपने पोते दोनों में से किसे बचाएंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक को चुनना है। ऑब्वियसली वो बुढ़ऊ अपने पोते को ही चुनने वाले थे और वो वही करते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, एंजिया हंसने लगती है। असल में उसी ने ये किडनैपर्स को हायर किया था और ये सब कुछ उसका प्लान था। वो बुढ़ऊ के इसलिए तो ऑनलाइन सबके सामने लाना चाह रही थी। ये सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। अब सारे ही लोग यहाँ पर उस बुढ़ऊ को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और कोई भी उसकी बात का भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। भरोसा तो छोड़ो, कोई भी उसका हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। बाहर जाने पर रोहन उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसे बहुत फिक्र थी कि कहीं एंजिया को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एंजिया उसे कहती है कि डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अब ठीक हूँ। रोहन यहाँ पर एंजिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। एंजिया उसे हाँ कह देती है। दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। ग्रैंडफादर की कंपनी उसके पोता जब से संभाला है तब तक सब कुछ डूब करके बर्बाद हो जाता है। वो लोग काफ़ी करीब हो जाते हैं। एंजिया अपनी लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर जी रही थी और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।